हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस एनालिसिस पाठ्यक्रम विश्लेषण के समुद्र मंथन के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के बारे में हमने सिलेबस पर चर्चा कर ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, करीब 3 क्वेश्चन देखे थे, उन पर अच्छा खासा समय दिया था और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की, हमारे आंसर की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन रखनी है, किस तरह का कंटेंट हमें किस तरह के क्वेश्चन में डालना है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझने को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हम पिछले वीडियोस में ग्रेजुअली करते हुए आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के सिलेबस को देखा था, उसके विश्लेषण को समझा था। आज उसके कुछ जो 2 क्वेश्चन हमें करने थे उसको लेकर मैं आया हूं। इसके अलावा जो आखिरी पोर्शन बच जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का पेपर 2 में, उसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। सिलेबस को देखते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर, और जो हमारा तरीका रहता है अगले वीडियो में उसका आंसर और अगला एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 अगर हम देखें एक तरीके से तो आज यह भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेपर 3 की हम बात करेंगे और इसी तरह से चारों पेपर का एक ब्रॉड वे में एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन था उसको लेकर, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में जो सोशल जस्टिस है, सोशल डेवलपमेंट है, एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। हो सकता है कुछ लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हों, लेकिन भारत की प्राचीन परंपराओं की वजह से उनकी सामाजिक स्थिति वर्तमान में भी निचले स्तर पर रहे। तो इस तरह से हमें सामाजिक विकास को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा हो जाता है, वृद्धों की हेल्थ को लेकर जो इश्यूज होते हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर बात इसमें की जाती है। एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आती है 2 चीजें। एक पॉइंट हमें लिखना है जरा चिकित्सा के बारे में, और दूसरा हमारा व्यू होना चाहिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में इन दोनों की कुछ आंकड़े अगर हम प्रस्तुत करें, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग वृद्ध हैं। 10 करोड़ लोगों की आबादी वृद्धों की है। उसी तरह से एक ऐसी उम्र जिसमें महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जो जननी आयु है उनकी, उन महिलाओं का एवरेज भी अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या का लगभग 22% हमें नजर आता है। तो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के द्वारा बनता है। यहाँ पर हमारी जनसंख्या के विकास को लेकर, हमारे सामाजिक विकास को लेकर हमें आवश्यकता है कि इन लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा हम सुनिश्चित करें। तो हम देखेंगे जो नीतियों की आवश्यकता है क्यों है, तो हम देखेंगे कि इसकी और इनकी समस्याएं क्या क्या है। समस्याओं के साथ ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार ने इस तरफ कोई काम नहीं किया होगा। तो जो सरकार की वर्तमान में कुछ प्रचलित योजनाएं हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ कार्यक्रम हैं, उनका भी हम यहाँ पर उनको भी हम यहाँ पर लिखने का काम करेंगे, ताकि हमारा एक बैलेंस आंसर बने। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने इस तरफ कोई भी काम नहीं किया, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन समस्याओं को देखते हुए अभी भी कुछ बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। तो आइए देखें, 2 पॉइंट हमें इसमें देखना है, एक जरा चिकित्सा को लेकर और सेकंड जो मातृ स्वास्थ्य है, मातृ स्वास्थ्य को लेकर। तो आप ये ध्यान रखिए कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए, वृद्ध लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वह कमजोर हो जाते हैं स्वास्थ्य के रूप से। जो उनको डिजीज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी, वह कमजोर हो जाती है। कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे वह संवेदनशील हो जाते हैं रोगों के प्रति,
संवेदनशील रोगों के प्रति। किस तरह के रोग? संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जो फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रमणकारी जो बीमारियां हैं, उनके प्रति ये अधिक वल्नरेबल हो जाते हैं, ये अधिक जल्दी उन बीमारियों की पकड़ में आ जाते हैं। तो ये एक परेशानी है इनके लिए, इन चीजों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, यहाँ पर भी हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड कैंसर को तो हम एक ओवरऑल उसमें देख सकते हैं कि सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियां यहाँ पर इनको ज्यादा नजर आती है, देखने को मिलती है। इनके प्रति भी ये अधिक क्या हो जाते हैं? संवेदनशील हमें नजर आते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, चलो कोई व्यक्ति बीमार भी हो गया, लेकिन अगर वह आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम होगा। लेकिन वृद्धों के साथ ऐसा है कि ये लगभग रिटायर हो चुके होते हैं और यहाँ पर ये अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर, अपने बच्चों पर मोस्टली निर्भर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके सामने एक समस्या आती है आय सुरक्षा की। आय सुरक्षा एवं निर्भरता की, दूसरों पर निर्भर हो जाना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये किसी दूसरे के भरोसे पर अब अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो शहरों में विस्थापित हो जाते हैं, घर पर अकेले वृद्ध माँ बाप रहते हैं, तो इनके साथ अकेलेपन जैसी चीजें, अकेलापन और निर्भरता जैसी चीजें घर कर लेती है। तो ये सारी समस्याएं इनको लेकर थी। अब अगर हम देखें तो क्या सरकार के कुछ इस और कार्यक्रम है वृद्धों की हेल्थ को लेकर या वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर? तो एक अधिनियम आया था 2007 में, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य के पास है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो एक कानून ये बात कहता है कि भारत में वृद्धों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। हालांकि सरकार इस तरफ जैसे जैसे रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हैं काम कर रही है, लेकिन एक कानून में ऐसी बात होना एक बड़ी बात है। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने एक कार्यक्रम भी चलाया था, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसके अलावा एक योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो हमने क्या किया, एक पार्ट में, हमारे आंसर के एक पार्ट में इंट्रोडक्शन देने के बाद जरा चिकित्सा की समस्याएं हमने बता दी कि किस तरह से हमें ध्यान देना जरूरी है, और जो सरकार की कुछ योजनाएं थी, कुछ कार्यक्रम थे, वो भी बता दिए। अब जब हम यह वाला पार्ट भी इसी तरह से देखेंगे, समस्याएं और सरकार की योजनाओं के अलावा, एक बैलेंस निष्कर्ष देते हुए कि यद्यपि सरकार के द्वारा कई इस और कार्यक्रम चलाए गए हैं, फिर भी उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अभी हमें और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इस तरफ हम अपने निष्कर्ष को लेकर जाएंगे। महिलाओं की बात करें यदि, तो जो जननी सुरक्षा वाली है, जो मतलब में बच्चों को जन्म देने वाली उम्र की महिलाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी बात हमारे स्वास्थ्य समस्या है जो मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर, ध्यान रखें, भारत में मातृ मृत्यु दर कंपेरेटिवली ज्यादा है। यानी 1 लाख महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उसमें से 97 महिलाओं की मौत हो जाती है। जब 1 लाख महिलाएं अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस दौरान 97 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, 1 लाख में से 97। तो मातृ मृत्यु दर हाई है भारत के अंदर इन महिलाओं को लेकर। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि महिलाओं में रक्ताल्पता यानी एनीमिया की कमी है, कमजोरी है, उनमें कमजोरी का शिकार, कमजोरी इन द सेंस हम कह सकते हैं कुपोषण।
कई रिपोर्टें ये बात कहती है। और जब महिलाओं में खून की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, कुपोषण होगा, तो अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, कमजोर होंगे एवं कुपोषित रहने की उनकी संभावना होगी। जब बच्चे कमजोर रहेंगे तो इनकी ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो मानव संसाधन है वह अकुशल रह जाएगा, और वृद्धि उसकी नहीं हो पाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा। ये बातें यहाँ से हम जोड़ सकते हैं महिलाओं की कमजोरी को लेकर। महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं जब होगी तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बातें हमने देख ली। छुपी भूख और कुपोषण की समस्याएं भी हमने देख ली। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्या सरकार ने कोई नीतियां बनाई है? बिल्कुल। जो एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें सरकार क्या करती है, 3 किश्तों में 5,000 रुपए जो प्रसूति महिला होती है उसको दिया जाता है, ताकि वह अपने बच्चों का और अपना देखभाल कर सके। एक जननी सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना इस ओर ध्यान देने के लिए हम कह सकते हैं, इसका टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जो डिलीवरीज है, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों का प्रसव है वह कहाँ पर हो, वह हॉस्पिटल्स में हो। संस्थागत प्रसव को बढ़ाने का और सुरक्षित प्रसव को बढ़ाने का यह काम करता है। एक कार्यक्रम भी सरकार का है, लक्ष्य कार्यक्रम। इसमें भी ये यही करते हैं कि हॉस्पिटल में जो प्रसूति कक्ष होते हैं जहाँ डिलीवरी कराई जाती है उनको बेहतर बनाया जाए, इस तरफ काम करता है लक्ष्य कार्यक्रम। तो इस तरह से 3-4 योजनाएं हमने देख ली। पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी है। तो ये सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा आपको कि एक योजनाओं की लिस्ट, सिर्फ अगर नाम भी आप देखेंगे और उनका उद्देश्य क्या है इतना आप याद रखते हैं, महिलाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में, है ना, दिव्यांगों के बारे में, ट्रांसजेंडर्स को लेकर, इनकी अगर एक लिस्ट आप कहीं रखें अपने डाटा बुक के अंदर तो बेहतर होगा आपको इस तरह के आंसर करने को लेकर। तो ये हमारा आंसर का डिस्कशन था, क्वेश्चन का डिस्कशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठन द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं? तो सीधी सी बात है कि किसी भी वर्ग की जब इस तरह से बात की जाए तो एक बात आप यह ध्यान रखें कि उनके सामने परेशानियां क्या क्या आती है, उनके मुद्दे क्या होते हैं सरकार को लेकर या सरकार की नीतियों को लेकर, और फिर हमें पता चलेगा कि वह किस तरह से काम करते हैं और उनके सरकार ने कितने उनके मुद्दों को तवज्जो दी है, कितना ज्यादा उन पर ध्यान दिया है। तो अगर हम देखें तो किसानों के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखिए, एक तो ऋण का इशू होता है। उनके पास कृषि करने के लिए पैसा नहीं होता है तो उन्हें ऋण की जरूरत होती है और फिर उसे चुकाने को लेकर। इसके अलावा सब्सिडीज की हम बात करें, जैसे बिजली में या पानी में, बिजली, उर्वरक, पानी वगैरह को लेकर ये जो सब्सिडी है इनके मुद्दे इनके होते हैं। इसके अलावा जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या एफआरपी होता है जो गन्ना को लेकर, तो इनके बारे में, इनमें वृद्धि हो, इस तरह की चीजें ये करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको क्या हो सके, बेहतर इनकी आजीविका हो सके। तो किस तरह के तरीके अपनाते हैं? तो तरीके लगभग सभी के एक तरह के होते हैं। क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे, बैठकें करेंगे, हो सकता है कोई कानून आए तो कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिकाएं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मीडिया में उन चीजों को प्रसारित करेंगे, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है, इस तरह से उनको प्रसारित करेंगे। हड़ताल भी कर सकते हैं। हड़ताल भी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि किसान संगठनों के द्वारा जो कृषि के कानून थे उनके विरुद्ध कई तरह के तरीके अपनाए गए थे, उनकी बात हम कर सकते हैं। और सरकार ने इनको कितना लागू किया है, कितना लागू किया है हम देखते हैं। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि सरकार ने 100% लागू कर दिया, हम इस तरह से कहेंगे कि यद्यपि सरकार ने कुछ व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और अन्यों के बारे में मतलब में चिंतित भी रहती है, लेकिन 100% उसका फायदा, मतलब में 100% सरकार उसका क्या नहीं करती है,
लागू नहीं करती है चीजों को। तो इस तरह का एक बैलेंस आंसर इसमें हमें देना है। आइए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिलेबस की। देखने में छोटा सा है और आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 4 क्वेश्चन हर साल आईआर से पूछे जाते हैं। आईआर का सिलेबस अगर हम देखें, भारत एवं इसके पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध कैसे हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आगे टेबल में हम देखने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार पूछा गया है। तो इसको मतलब में भारत के हर पड़ोसी देश के साथ संबंधों को रटना शुरू नहीं कर देना है हमें। करंट अफेयर्स में देखना है, अगर कोई पड़ोसी देश ज्यादा भारत के साथ हाईलाइट हो रहा है तो उसको एक बार बैकग्राउंड से हमें वर्तमान तक की यात्रा देख लेनी है। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को देखना है गैर पड़ोसी राज्यों से, जैसे यूएस, जापान और रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनसे जिस तरह के, वही बात है पेपर 2 और पेपर 3 पूरा बेस करता है करंट अफेयर्स के ऊपर। जो चीज करंट में हाईलाइट है उसको हमें बैकग्राउंड से तैयार कर लेना है। जो देश के साथ हमारे संबंध करंट में हाईलाइटेड है, उस देश के साथ हमारे बैकग्राउंड के साथ संबंधों को, हमारी नीतियों का पता हमें रख लेना है। ठीक है, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, यहां से क्वेश्चन आता है। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है इसी के अंदर हम अगर बात करें तो यहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। भारतीयों से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जो एग्रीमेंट्स होते हैं विभिन्न स्तर पर, तो भारत को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये तो बात आपको पता रखनी है। आईआर से रिलेटेड हर करंट अफेयर्स की न्यूज में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है, भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, और भारत का रोल, अगर भारत उसका सदस्य है या बनने जा रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सुधार में, उसके सुदृढ़ीकरण में भारत का क्या रोल हो सकता है। इस तरह की चीजें हमें हर करंट अफेयर्स में ध्यान से देखने की जरूरत है आईआर से रिलेटेड। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, भारत पर किस तरह से उनकी नीतियों का और राजनीति का प्रभाव पड़ता है, इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश, उनकी संरचना किस प्रकार की है, उनका चार्टर क्या कहता है, उनका जो ऑर्डिनेंस है, उनका लक्ष्य क्या है उस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को गठित करने का। तो यह हमारा सिलेबस है। ट्रेंड अगर देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा, भारत एवं इसके पड़ोसी देशों को लेकर क्वेश्चन पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन आए हैं। वो भी 2 क्वेश्चन 2018 में थे, एक क्वेश्चन 2022 में था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद श्रीलंका के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपने देखा श्रीलंका का जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, वह कितना हाईलाइटेड रहा था। तो हम उम्मीद भी कर सकते थे कि यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूहों की या विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, तो देखिए किसी देश की अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भारत पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। यहां से रेगुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। रेगुलर आप देखें तो पिछले 4 सालों में 2019 से 2021 तक 3 क्वेश्चन एवरी ईयर था, और 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहां से 3 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं था, यहां पर एक क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन यहां से आए। यानी यहां से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं अगर 4 सालों में हम बात करें। और 2018 में बात करें तो 2 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन यहां से। तो ये दोनों जो पोर्शन है, जो भारत के पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत के संबंध रहे हैं, वो उनका प्रभाव किस तरह से, तो ये 3 क्वेश्चन को कैरी करते हैं। ठीक है, और 1 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है सीधा सा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को लेकर हम देखते आए हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको एवरी ईयर 50 नंबर कैरी करते हुए आईआर के मिलते हैं। 250 नंबर का एक पेपर है जिसमें से 50 नंबर आपके आईआर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे सामने नजर आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है ताकि हम इनको लिख सकें आसानी से। जैसे हमने देखा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बारे में या क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, तो एससीओ,
के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। हमने देखा था संस्थानों की संरचना के बारे में, उनके ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया था, सिलेबस में कहा गया था, वही क्वेश्चन है। एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत पर प्रभाव क्या होगा, या भारत किस तरह से इसका भारत के लिए इसका क्या महत्व होगा, ये बात हमें करनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए। आपको बताना है भारत और जापान के जो संबंध है उनको लेकर और किस तरह से इन्हें बेहतर किया जा सकता है, इस तरह की बातें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। अगले वीडियो में इनका डिस्कस करते हुए हम पेपर 3 की ओर बढ़ जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी को शार्प करने में आपकी मदद कर रहे होंगे, जो हमारा मकसद है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।